गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज हम नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट भी कह सकते हैं। ठोस पदार्थ बहुत से आप जानते हो, हमारे आसपास बहुत से ठोस पदार्थ है। वह ठोस पदार्थ किस तरह से ठोस अवस्था में उनके अंदर परमाणुओं के बीच किस तरह से जो परमाणु जुड़े रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में अभ्यास करेंगे। दूसरा, हम इतना तो जानते हैं कि जो अवस्था के अंदर ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है और गैसीय अवस्था होती है, लेकिन जो ठोस अवस्था, इन तीनों अवस्था में जो एक महत्वपूर्ण अवस्था है, उनके आधार से इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक हम लेते हैं, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण किसे कहते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण किसे कहते हैं। ठोस अवस्था के अभिलक्षण में पहला पॉइंट अपना होगा कि ठोस का निश्चित द्रव्यमान होता है, ठोस का निश्चित आयतन होता है और ठोस का निश्चित आकार होता है, जो हम जानते ही हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे उसमें लिखा है, अंतरा आणवीय दूरियां लघु होती है। कहने का तात्पर्य, ठोस अवस्था में जो दोनों परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह बहुत ही कम होती है। एक चित्र के आधार से यही चीज हम जो सीखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे आपको दो चित्र दिए, जिसके अंदर ठोस पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, ठोस पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। ये ठोस पदार्थ का जो दूसरा पॉइंट आएगा। अब ये जो प्रत्येक परमाणु जो होते हैं, ये ठोस पदार्थ में जो प्रत्येक जो परमाणु होते हैं, वह प्रबल आकर्षण बल के आधार से, प्रबल आकर्षण बल के आधार से आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और उसके बाद जो आपको बता दिया है, परमाणु, अणु या आयन, उनकी जो स्थिति होती है वह क्या होती है, निश्चित, वह बदलती रहती नहीं है। जो परमाणु, अणु या जो आयन होता है, उनकी जो स्थिति होगी वह क्या होगी, निश्चित होगी। और यह जो परमाणु होता है वह केवल अपनी स्थिति पर ही वह दोलन करता है। अब जो पांचवा पॉइंट है कि यह असंपरणीय या कठोर होता है। जैसे आप जानते ही हो, जो ठोस पदार्थ है वो क्या होता है, कठोर होता है। उसे आप दाब या दबाओगे तो वो दबेगा नहीं, यानी कि नहीं दबेगा। इसीलिए हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया, असंपरणीय। और ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है वह क्या होता है, कठोर होता है। यह जो अभिलाक्षणिकता थी जो हम जानते ही है। अब उसी के आधार से जो हम अपने जो दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें दो प्रकार होते हैं, एक अक्रिस्टलीय और दूसरा होगा क्रिस्टलीय। एक होगा अक्रिस्टलीय और दूसरा होगा क्रिस्टलीय। तो उन दोनों को वर्गीकृत करके उनकी चर्चा करते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य का भेद देखना है। भेद के लिए ये 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 7 में से सबसे पहला पॉइंट है आकार। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, निश्चित जो ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर असमाकृत आकार, यानी जो ज्यामिति होती है वह तय या निश्चित होगी नहीं, ऐसा भी हम समझने के लिए कह सकते हैं। दूसरा, गलनांक के आधार से दोनों में भेद देखते हैं। तो गलनांक के अंदर हम वही बात कि क्रिस्टलीय ठोस निश्चित तापमान पर ही पिघलते हैं। क्रिस्टलीय जो ठोस होता है वह निश्चित तापमान पर ही पिघलते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वह जो तापमान के परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री लैब में आपने बहुत से पदार्थ देखे होंगे कि उसको हम जो तापमान में खुले छोड़ दे तो वो धीरे धीरे वह क्या हो जाते हैं, नरम पड़ने जाते हैं या फिर वो गलित होने लगते हैं। वो उन्हें हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनका एक निश्चित जो ताप पर ही वह पिघलते हैं, उससे पहले वो पिघलते नहीं है। अब विदलन गुण यानी कि हमें तेज कोई
औजार होगा हमें, उससे हमें उसको क्या करना है, काटना है, और काट के उसको कितने भाग में, 2 भाग में उनको बांटना है। जब 2 भाग में हम उसको काटने की प्रयत्न करेंगे तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनकी जो सतह वो क्या रहेगी, सपाट रहेगी और चिकनी रहेगी। अगर क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसको हम काटेंगे तो उनकी सतह सपाट रहेगी और चिकनी रहेगी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम काटने जाएंगे तो उनकी जो सतह होगी वह क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाती है। उनकी सतह क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। अब चौथा, गलन उष्मा। गलन उष्मा में भी वही, अगर क्रिस्टलीय होगा तो क्या होगी, निश्चित होगी। अगर अक्रिस्टलीय होगा तो गलन उष्मा निश्चित होगी नहीं। अब जो देशिकता है उसमें क्रिस्टलीय में क्या आएगा, विषम, विषम देशिक होगा, और अक्रिस्टलीय में क्या होगा, समदेशिक प्रकृति होती है। अब प्रकृति के अंदर हम क्या बताएंगे, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे हम वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम प्रकृति के आधार से क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं, आभासी, क्या कहते हैं, आभासी ठोस। यानी ऐसा हमें आभास होता है कि यह केवल एक ठोस है। अब अवयव कणों की जो क्रम व्यवस्था, उसमें जो अभी मैंने चित्र में बताया था कि जो क्रम की जो व्यवस्था होती है, जो परमाणु की, ये जो क्रिस्टलीय ठोस में लंबे क्रम तक बनी रहती है। अगर क्रिस्टलीय ठोस होगा तो जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो लंबे क्रम तक बनी रहेगी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो केवल कम कणों तक ही वह व्यवस्था बनी रहती है। चित्र के आधार से वही चीज समझते हैं। जैसे कि अगर क्रिस्टलीय होगा तो ये जो कण की जो व्यवस्था है वो लंबे क्रम तक बनी रहेगी। अगर अक्रिस्टलीय होगा तो ये लंबे क्रम तक बनी रहेगी नहीं। इस तरह से हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के जो मध्य का जो भेद है वह हम समझ सकते हैं। अब उससे आगे का पॉइंट देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण हम 4 बातों के आधार से करते हैं। कितने आधार से, 4 बातों के आधार से हम क्रिस्टलीय ठोस को वर्गीकृत करते हैं। तो 4 कौन कौन सी बात है, सबसे पहले है आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। यानी क्रिस्टलीय ठोस को हमने कितने भागों में बांट दिया, 4। कौन कौन से, पहला है आणविक, दूसरा है आयनिक, और तीसरा है धात्विक, और चौथा है सहसंयोजक। अब इन चारों के बारे में हम देख लेते हैं। जो सबसे पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस में भी हमने 3 जो रूप में बांट दिया है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध के आबंधित आणवीय ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर। और 11वीं के अंदर परिभाषा के आधार से अध्रुवीय की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। अध्रुवीय किसे कहते हैं, तो जिन परमाणुओं के बीच की विद्युत ऋणता का अंतर अधिक न हो उन्हें हम अध्रुवीय कहते हैं। ध्रुवीय किसे कहते हैं, तो जिन परमाणुओं के बीच, जो जुड़ने वाले परमाणुओं के बीच का जो विद्युत ऋणता का जो अंतर होगा, अगर वह अधिक होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो H2, Cl2 और I2 ऐसे उदाहरण दिए, H2, Cl2 और I2। H2 यानी कि दोनों परमाणुओं के बीच की विद्युत ऋणता देखोगे तो उसका अंतर क्या आएगा, बहुत ही कम, 0 ही आ जाएगा। Cl2 का भी 0, I2 का भी 0, यानी कि ये क्या होगा, अध्रुवीय होगा। और HCl, SO2 ये जो पदार्थ है वह अपना क्या होगा, ध्रुवीय होगा। अब हम परिभाषा के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे बता दिया है कि अध्रुवीय के अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो परमाणु निम्न तापमान पर आर्गन और हीलियम या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जो जुड़े हुए होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, अध्रुवीय संयोजन बंध से जो जुड़ने वाले जो अणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जो जुड़ने वाले जो पदार्थ होते हैं, H2, Cl2, I2 ऐसे जो ठोस पदार्थ, उसे हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब इस ठोस की विशेषता क्या है, तो यह मुलायम होते हैं, विद्युत के
अचालक होते हैं, मुलायम भी होते हैं और विद्युत के अचालक होते हैं। उनका गलनांक निम्न होता है। कमरे के ताप और दाब पर यह द्रव या गैसीय अवस्था में होता है। कमरे के जो तापमान और दाब पर यह कौन सी अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होता है। अब वैसी ही बात हम ध्रुवीय के अंदर करेंगे। तो ध्रुवीय के अंदर वही बात, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जो जुड़ने वाले जो होते हैं ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब उन दोनों के बीच क्या होता है? प्रबल द्विध्रुवी अन्योय क्रिया होती है, वो तो ध्रुवीय होगा, इसीलिए द्विध्रुवी अन्योय क्रिया आपस में होगी। अब यह जो ठोस है उसकी विशेषता क्या है? तो यह ठोस भी मुलायम होगा, विद्युत का अचालक होगा, लेकिन उनका जो गलनांक होगा वह अध्रुवीय की तुलना में ध्रुवीय आणविक ठोस का क्या होगा? ज्यादा होगा। होता तो इसका भी कम ही है, लेकिन अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में ध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक होगा वह क्या होगा? अधिक होता है। यह भी अधिकतम कमरे के ताप और दाब पर गैस और द्रव अवस्था में होता है, जिसका उदाहरण है SO2, जिसे हम आभासी ठोस। दूसरा है NH3। ऐसे जो ठोस का कुछ उदाहरण है। अब हाइड्रोजन बंध यानी आप जानते हो, हाइड्रोजन बंध की भी परिभाषा हमारी 11वीं कक्षा में आ गई थी। तो उसके अंदर जो हमने कहा था, हाइड्रोजन का केंद्र और किसी अन्य जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उनके इलेक्ट्रॉन के साथ जो बंध बनता है, जो हम डॉटेड लाइन से बताते थे, उसे हम क्या कहते थे? हाइड्रोजन बंध कहते थे। अब यहाँ पे ऐसे ही जैसे कि आपको उसका उदाहरण लिया है पानी को अगर ठोस अवस्था में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बर्फ। क्या कहते हैं? बर्फ। तो बर्फ के अंदर जो H2 होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंध बनेगा? हाइड्रोजन आबंध बनेगा। और ये जो ठोस बना H2O बर्फ जो ठोस बना है वह भी, उसकी विशेषता क्या है? विद्युत का चालक होता है। कमरे के ताप और दाब पर यह बाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होता है। जैसे ही हम बर्फ को कमरे के तापमान और दाब पर छोड़ दें तो वह धीरे धीरे द्रव बनने में उनकी क्या होती है? शुरुआत हो जाती है। और वह ठोस को भी हमने क्या कहा है? मुलायम ठोस कहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम कमरे के ताप और दाब पर रखेंगे तो वह धीरे धीरे द्रव के अंदर रूपांतरित हो जाता है। अब उसके बाद का जो अपना ये पहला आणविक ठोस कंप्लीट हो गया। दूसरा था आयनिक ठोस। दूसरा क्या है? आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, नाम से ही पता चल जाता है आयनिक। यानी कि जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे मैं लूँ NaCl, क्या मैंने लिया? NaCl ठोस लिया या KCl ठोस लिया। तो जो NaCl में जो आयन होंगे वह अवयवी कण आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। एक होगा धन आयन और एक होगा ऋण आयन। अगर एक धन आयन और एक ऋण आयन अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो वो प्रबल कूलम्बिक बल से जुड़ेंगे। यानी कि ये बहुत ही, यहाँ ये जो ठोस होगा वह जो होगा वो क्या होगा? कठोर होगा। कैसा होगा? कठोर, क्योंकि धन और ऋण आयन के बीच क्या होगा? प्रबल आकर्षण बल से क्या होगा? जुड़ा होगा। यानी कि अवयवी कण एक धनायन हो और एक ऋण आयन, और वो जो जुड़े उसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक ठोस कहते हैं, धन आयन और ऋण आयन के आधार से। और कौन से बल से जुड़ता है वो इंपॉर्टेंट है। प्रबल कूलोमिक या स्थिर विद्युत बल के आधार से वह जुड़ता है। अब ये जो NaCl और KCl जैसा जो मैंने पदार्थ बताया है, ये जो आयनिक ठोस की विशेषता क्या है? तो इनका गलनांक और इनका कथनांक दोनों क्या होंगे? उच्च होंगे। दोनों क्या होंगे? उच्च होंगे। दूसरा, विद्युत रोधी होते हैं, यानी ये विद्युत के क्या होगा? अचालक के आधार से विद्युत रोधी होंगे। दूसरा बता दिया, ये ठोस अवस्था में हो तो ही विद्युत रोधी, अगर ठोस अवस्था में हो तो विद्युत रोधी। लेकिन अगर इनकी गलित अवस्था यानी कि NaCl या KCl में आप क्या डाल दो? जल डाल दो, जल में घोल दो, तो जो उनके आयन होंगे वह क्या करेंगे? मुक्त हो जाएंगे। उनके आयन Na+ और Cl- क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त हो जाने के कारण वह विद्युत का क्या करेंगे? संचालन करते हैं। यानी आयनिक ठोस यानी कि जो धन आयन और ऋण आयन के प्रबल कूलोमिक बल से जो जुड़ने वाले होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं।
उनका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, जबकि उसमें पानी डाल दो, गलित अवस्था में ले आए, तब जो उनके आयन मुक्त होने के कारण वह विद्युत का संचालन करते हैं। अब उसके आगे का जो पॉइंट होता है उसे हम देख रहे हैं, धात्विक ठोस। आगे का पॉइंट क्या है, धात्विक ठोस किसे कहते हैं, तो उसको समझने के लिए एक चित्र के आधार से मैं समझा रहा हूं, जो आपको ध्यान देना है। धात्विक ठोस के अंदर आप देख रहे हो मैंने कुछ धातु के नाम लिखे, जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि। ये जितनी भी धातु है वो ठोस अवस्था में होती है। वो कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है, हम जानते ही है, इसीलिए उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उसकी जो परिभाषा इस तरह से बनाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में गिरे हुए जो धन आयन होते हैं वो ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, और इन्हीं के बीच में, गतिशील इलेक्ट्रॉन के बीच में जो धात्विक ठोस के जो धनावेश होते हैं, इसीलिए इन्हें धात्विक ठोस के आधार से कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, कक्षा के आधार से आपको एक चित्र बता दिया है। आपको मालूम है जैसे कि धात्विक यानी कि धातु हमारी कौन सी है, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम हमारी धातु होगी तो मैग्नीशियम का जो धनावेश होगा वो कहाँ होगा, उसके केंद्र में होगा। जो हमारा जो नाभि होती है, नाभिक होती है, उसमें क्या होगा, धनावेश होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कक्षा के अंदर गति करते हैं। वैसे ही अगर कोई भी धातु हो तो यहाँ पे आपको बता दिया ये क्या है, धनावेश। जो प्लस से चिन्ह बताया वो क्या है, धनावेश। और साथ में एक छोटा सा आप देख रहे हो ई माइनस दर्शाया है, लेकिन जूमिंग नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, मुक्त होता है। क्या होता है, मुक्त होगा। और जबकि ये जो धनावेश होंगे वो तो उनके अपने स्थान पे होते हैं। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो जो सारे धनावेश है वो अपने स्थान पे है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, मुक्त था। मुक्त होने के कारण उसको हमने क्या कह दिया है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। क्या कह दिया है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से समुद्र से, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र से जो गिरे हुए जो धन आयन का जो व्यवस्थित संग्रह होती है, यह इलेक्ट्रॉन क्या होती है, गतिशील होती है। और उन्हीं के अंदर ये जो धनावेश जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। अब यहाँ पे जो धात्विक ठोस के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके कारण ही यह जो क्या होता है, विद्युत को जो प्रसार कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही उनके अंदर जो रंग, जो भिन्न भिन्न उनकी जो चमक हमें दिखाई देती है। धात्विक ठोस आपको समझ में आ जाएगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार से बता दिया है। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत के आधार से ये सुचालक होगा। रंग, चमक इत्यादि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुओं के अंदर संभव होती है। जो चौथा है हमारा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, आगे हमने धात्विक ठोस के बारे में देखा। तो सहसंयोजक ठोस में क्या आएगा, अधात्विक, क्या शब्द लग रहा है, अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस के जो परमाणु के मध्य सहसंयोजक बन, कौन सा बन, सहसंयोजक बनने के कारण जो अक्रिस्टलीय ठोस बनता है, ऐसे उन्हें हम सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। दूसरा, उसे विशाल अणु भी कहते हैं। सहसंयोजक बन, उसकी भी परिभाषा 11वीं में आई थी। एक एक इलेक्ट्रॉन के जो हम आदान प्रदान से, एक एक इलेक्ट्रॉन के आधार से जो सहभागीदारी से, एक एक इलेक्ट्रॉन की जो सहभागीदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते थे, सहसंयोजक बन। अब यहाँ पे ऐसा ही जो एक एक इलेक्ट्रॉन की जो भागीदारी कौन करता है, अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु, उनके बीच जो सहसंयोजक बंध बनेगा, उसी के कारण उसे हम नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक ठोस या विशाल अणु भी कहते हैं। अब ये जो विशाल अणु के अंदर
जो परमाणु अपनी स्थिति पर अति प्रबलता से जुड़े हुए होते। परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से क्या होते, जुड़े हुए होते। इसीलिए ऐसे ठोस को हम अति कठोर भी कहते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस को हम क्या कहेंगे, अति कठोर कहेंगे। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। अभी हमने उच्च देखा था, निम्न देखा था, लेकिन सहसंयोजक ठोस में क्या था, अत्यंत उच्च होता है। दूसरा, ये जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं और विद्युत रोधी होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, विद्युत का संचालन नहीं करेंगे तो क्या होंगे, विद्युत रोधी। उनके कुछ उदाहरण होते हैं जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, कार्बाइड, फिर क्वार्ट्ज और जो एक और जो बता दिया है, ये जो है विद्युत का जो संचालन नहीं करते हैं और विद्युत रोधी होते। लेकिन सहसंयोजक में एक और उदाहरण है ग्रेफाइट, जो अपवाद रूप से वो मुलायम है और विद्युत का चालक भी है, लेकिन उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। क्योंकि आपको पता ही है ग्रेफाइट के अंदर जो सारे जो अधात्विक किसके परमाणु होंगे, कार्बन के, और वो जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं जो सहसंयोजक बंध से आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उसे विशाल अणु, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। और ग्रेफाइट ये एक अकेला अपवाद है जो मुलायम है और विद्युत का चालक है। वरना नेटवर्क ठोस में, सहसंयोजक ठोस में जो विद्युत का संचालन नहीं करते थे और विद्युत रोधी होते हैं। और विद्युत रोधी होते हैं, ऐसे मैंने 4 उदाहरण लिखे, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड्स, क्वार्ट्ज, एलाइन, और जो 5वां है वो अपवाद रूप से कौन सा है, ग्रेफाइट, जो विद्युत का चालक है। अब इसी जो टॉपिक को हम एक कोष्टक के आधार से देख रहे हैं। जो अभी हमने जो टॉपिक देखा था, ठोस के 4 प्रकार, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, उसके अंदर हम जो हमने जो कौन कौन से बल से जुड़ते हैं उसकी बात कही थी, उन सभी के हमने उदाहरण दिए थे, उन सभी की भौतिक प्रकृति भी बताई थी। विद्युत चालकता, किसी में हमने कहा था विद्युत रोधी है, किसी में हमने कहा था चालक है, इस तरह की जो हमने बात की। गलनांक की भी बात कही थी, किसी में कहा था कि निम्न है, किसी में कहा था बहुत निम्न है, किसी में कहा था उच्च होता है, किसी में कहा था अत्यधिक उच्च होता है। वही जो बात कही थी, वही जो आपको कोष्टक के आधार से वही पूरी बात बता दी है। ये कोष्टक इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड में एक बार इसी कोष्टक में से एक जो सवाल पूछा गया था, क्वार्ट्ज, SiO2 क्वार्ट्ज, वह कौन से प्रकार के ठोस है। ऑप्शन दिया था आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और नेटवर्क ठोस। यानी क्वार्ट्ज निम्न में से कौन से प्रकार का ठोस है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेटवर्क ठोस। इस तरह से आपको कोई भी उदाहरण के आधार से 1 नंबर का जो OMR पूछ सकते हैं। आशा रखता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, इसके आधार से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो वो मुझे आप बता सकते हो। अपने जो आगे का जो टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।